तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म का नाम है सेक्टर 36 और ये फिल्म रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है और फिल्म कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बिंग है। सबके लिए नहीं है ये फिल्म, बहुत लोग तो बीच में ही बंद करके भाग जाएंगे। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 के समय को दिखाते हुए और दिल्ली में हम प्रेम नाम के आदमी को देखते हैं जो कि सोफे पर आराम से लेटा हुआ था और एक शो देख रहा था, सब बनेंगे करोड़पति। दरअसल प्रेम की बात की जाए तो अपने गांव से दूर दिल्ली में रहता है और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बलवीर के घर पे नौकर का काम करता है। अब वो शो देख रहा था जिसमें कंटेस्टेंट गलत जवाब देते जा रहा था, लेकिन उसका सही जवाब प्रेम को पता था। खैर, इसके बाद उसकी पत्नी का उसे कॉल आता है जो प्रेग्नेंट है और प्रेम उसे पूछने लगता है कि वो कैसी है और डॉक्टर सी सेक्शन करेंगे या कुछ और। फिर वो कहने लगता है कि उसके मालिक बलबीर बाहर गए हुए हैं और फिलहाल के लिए घर कुछ दिन के लिए पूरा उसी का है। वो अपनी पत्नी से कहता है उसने पैसे भेजवा दिए हैं। अब इसके बाद वो एक बड़ा सा चाकू निकालता है और वो अपने बाथरूम में जाता है, जहाँ देखते हैं कि वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी होती है जो स्कूल जाने की उम्र की है। प्रेम उस बड़े से चाकू से उस छोटी लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब इसके बाद हम रामचरण पांडे नाम के एक सब इंस्पेक्टर को देखते हैं जो अपने घर पर अपनी पत्नी और अपनी बेटी वैदेही के साथ रहता है। अब वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होता है और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ता है और खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर कुछ चोर उचक्के होते हैं जिन्हें बंद करके रखा गया था और एक आदमी रामचरण को ढेर सारे पैसे देता है जिसे वो ले भी लेता है और उन चोर को छोड़ देता है। मतलब कि रामचरण बहुत ही करप्ट पुलिस ऑफिसर है। वहां पर मंडल नाम का आदमी आया था, कहता है कि उसकी बेटी टूम्पा गुम हो गई है। वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था, लेकिन रामचरण उल्टा उसे ही केयरलेस कहता है। मंडल कहता है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, वो आज 15 साल की हो जाती। मंडल रोने लगता है और कहता है कि कल उसकी बेटी का रिजल्ट निकला था और वो फर्स्ट आई थी। रामचरण कहने लगता है कि ऐसी लड़कियां मिल जाती हैं फिर भाग जाती हैं और उन्हें पकड़ के हमें क्या मिलेगा। मगर मंडल कहता है आप कम से कम FIR तो लिख सकते हैं। रामचरण कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, 15 साल की लड़की है, कहीं चल गई होगी, आ जाएगी। मंडल कहता है मेरी बेटी मर गई है। रामचरण उसे ढेर सारे पैसे देता है क्योंकि आज उसकी बेटी का जन्मदिन था, लेकिन फिलहाल के लिए यह पैसे बस उसके मुंह बंद करने के लिए था। पांडे कह देता है कि हम तेरी बेटी को ढूंढ लेंगे। जाते जाते मंडल अपनी बेटी का फोटो बोर्ड में लगा देता है और ये वही लड़की है जिसे हमने देखा प्रेम को टुकड़े टुकड़े करते हुए। इसके बाद हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो खेल रहे होते हैं राजीव कैंप जगह के सामने और उनका बॉल नाले में गिर जाता है। अली नाम का लड़का बॉल उठाने जाता है तो उसे पॉलिथिन में एक कटा हुआ हाथ मिलता है। अब वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें लगने लगता है कि ये कोई बंदर का हाथ है। फिर वहाँ रामचरण आता है और उसकी बातों से पता चलता है कि इस जगह एक तरफ राजीव कैंप है, दूसरी तरफ है सेक्टर 36 का इलाका और दोनों तरफ से ही किसी भी बच्चे का मिसिंग होने का रिपोर्ट नहीं मिला। रामचरण अली को पैसे देता है जिससे वो खुश हो जाता है क्योंकि उसी ने तो कटा हुआ हाथ ढूंढा। रात के समय हम फिर से अली को देखते हैं जो करोड़पति देख रहा था। तभी उसके पापा आते हैं जो वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं और वो आते समय अंडा लाना भूल गए थे, इसलिए वो अपने बेटे अली को भेजता है लाने के लिए। और अली प्रेम को देखता है जो कि कोने में अंधेरे में अपना मुंह ढककर बैठा हुआ था। वो अली को अपने पास बुलाता है चॉकलेट का झांसा देकर और उसे दबोच लेता है। इसके बाद वो अली को अपने मालिक बलबीर सिंह के हवेली में ले जाता है और वहीं बांध के रखता है। अली कहने लगता है उसे छोड़ देने के लिए क्योंकि उसके पापा के पास बंदूक है, मगर प्रेम को इससे कोई डर ही नहीं लगता और कहता है कि असली में कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तेरे साथ थोड़ी देर खेलूंगा फिर तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा और कुछ दिन के बाद पुलिस तेरा केस फाइल बंद कर देगी। फिर जैसे ही प्रेम उसका हाथ खोलने वाला था, लड़का भागने की कोशिश करता है तो गुस्से में प्रेम उसे धक्का देता है और वो लड़के का सिर दीवार पर टकराता है जिससे वो लड़का वहीं मर जाता है। इसके बाद फ्लैशबैक देखते हैं चंबा 1983 में। प्रेम के मामा मटन शॉप चलाते थे और उसी दुकान में प्रेम भी काम करता था, लेकिन प्रेम के मामा उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। वो बहुत सहमा था और उसके मामा उसके लिए चिकन लेकर आए थे और वो प्रेम से कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, बस नहा धो के तैयार हो जा। अब एक कस्टमर के जाने के बाद प्रेम का मामा दुकान का शटर बंद कर देता है और जैसे ही वो प्रेम के साथ कुछ करने वाला था, प्रेम गुस्से में कसाई वाला चाकू से अपने मामा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। खैर, कहानी प्रेजेंट में आती है और प्रेम मटन काटते हुए अपनी पत्नी से बात कर रहा था। तभी उसके दूसरे फोन में छोटे लाल का फोन आता है जो कि कंपाउंडर है
और बाहर उसका इंतजार कर रहा था। प्रेम फ्रिज में से एक डब्बा निकालता है और छोटे लाल को जाकर दे देता है और कहता है कि मुझे करोड़पति शो में बुलाया ही नहीं जाता, कब से ट्राई कर रहा हूँ। गधों को बुला लेते हैं लेकिन मुझे नहीं। अगर मैं जाऊंगा तो कम से कम 50 लाख तो जरूर जीतूंगा। छोटे लाल उस डब्बे को खोलकर देखता है और प्रेम कहता है बिल्कुल फ्रेश माल है। छोटे लाल कहता है डिलीवर करता हूँ, उसके बाद तुझे पैसे भेज दूंगा। इसके बाद वो सारा कचरा डस्टबिन और नाले में फेंक देता है, चाकू वगैरह साफ करता है। इसके बाद कहानी जाती है करनाल हरियाणा में। हम बलबीर को देखते हैं जो अपने बेटे के घर आया हुआ था क्योंकि उसकी पोती का जन्मदिन था। सभी जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे, सब बहुत खुश थे। इसके बाद बलबीर को किसी का कॉल आता है। बलबीर उसे कहता है कि वो कल दिल्ली आएगा और उसे बात करेगा। फिलहाल के लिए वो उस आदमी से कहता है कि चुमकी नाम की लड़की को कल शाम तैयार रहने को बोलना। इसके बाद हम चुमकी को देखते हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ दुर्गा पूजा देखने के लिए जाने वाली थी और हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रेम की नजर चुमकी पर पड़ जाती है। अब ऐसे ही करके प्रेम कई सारे बच्चों को किडनैप करता है, उन्हें मार डालता है। इसके बाद रामचरण और उसकी बेटी वैदेही और उसकी पत्नी को भी देख रहे होते हैं जो तैयार हो रहे थे क्योंकि आज दशहरा था और रामलीला में रामचरण रावण बनता है। खैर दशहरे मेले में प्रेम भी पहुंच गया था और वो एक मास्क पहना हुआ था। दूसरी तरफ छोटे लाल अपने एम्बुलेंस में बैठकर इंतजार कर रहा था, मतलब कि वो सभी यहाँ अपना अगला शिकार पकड़ने के लिए आए थे। रामचरण नाटक के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके पास चुमकी के पिता आते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी गायब हो गई है। रामचरण इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि फिलहाल उसे बहुत काम है। चुमकी के पापा रामचरण से कहने लगते हैं मेरी बेटी को ढूंढना आपकी ड्यूटी है, इसीलिए तो आपको सैलरी मिलती है। जब आपकी बेटी गुम हो जाएगी ना तब आपको पता चलेगा। रामचरण गुस्सा हो जाता है और अपना तेवर उसे दिखाने लगता है। पूछता है कि क्या तू सैलरी मुझे देता है और मेरी बेटी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। रामचरण बहुत गुस्सा हो गया था और वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि हम जैसे पुलिस वालों की क्या कोई लाइफ नहीं है, 24 घंटे ड्यूटी ही करते रहेंगे। तभी वो देखता है कि उसकी बेटी वैदेही कहीं दिख नहीं रही थी। उसकी पत्नी कहती है वो टॉयलेट गई है, आ रही होगी। लेकिन प्रेम रामचरण की बेटी वैदेही को उठाकर ले जा रहा था कि तभी समय रहते रामचरण की नजर अपनी बेटी पर पड़ जाती है और प्रेम उस लड़की को वहीं पर गिराकर भाग जाता है। वैदेही बेहोश थी और उनकी नजर जाती है सामने एम्बुलेंस पर और वो लोग उस एम्बुलेंस को बुलाते हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस तो छोटे लाल का था। खैर रामचरण प्रेम का पीछा करता है लेकिन गली के रास्ते भागते भागते आखिर में प्रेम भाग निकलता है। रामचरण थक हार कर वहीं गिर गया था और उसकी नजर जाती है दीवार पर लगे मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स पर और वो सोचने लगता है कि आज उसकी बेटी मरते मरते बच गई, नहीं तो उसकी भी तस्वीर आज इसी दीवार पर लगी होती। रामचरण इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचता अपनी बेटी से मिलने, जिसे होश आ गया था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और रामचरण से पूछती है कि पता लगाया वो कौन था, वो पकड़ा गया क्या। वो अपने पति से कहती है कि इसीलिए तो दूसरों के बच्चों को ढूंढ नहीं पाते क्योंकि खुद की ही बच्ची नहीं संभलती। वो फिर से रोने लगती है। रामचरण अपनी बेटी को देख रहा था और सोचता है कि अगर उसकी बेटी आज गायब हो गई होती तो वो शायद फिर कभी नहीं मिलती। फिर वो जैसे ही हॉस्पिटल से निकलता है वो चुमकी के मम्मी पापा से मिलता है और उनसे कहता है कि मैं आपका FIR लिखूंगा। इसके बाद हम एक और बच्चे को देखते हैं जो स्कूल जाने के लिए अपने बस पर चढ़ने वाला था कि एक बाइक आती है और 2 लोग उस बच्चे को उठाकर वहां से चले जाते हैं। रामचरण चुमकी के मिसिंग होने को लेकर FIR लिखता है और टीवी पर न्यूज आ रही थी उसी लड़के के बारे में जिसे दिन दहाड़े किडनैप कर लिया गया। पता चलता है कि वो एक मशहूर उद्योगपति विशाल त्रेहान का बेटा है, विवान, और इसीलिए इस केस को काफी ज्यादा फुटेज मिल रहा था और DCP रस्तोगी मीडिया से बात करते हुए ये सब कुछ बता रहे थे। बलवीर भी न्यूज में ये सब देख रहा था जो अपने घर लौट आया था, मतलब जहाँ प्रेम नौकर का काम करता है। और तभी वहां पर रामचरण पहुंचता है और दरवाजा खोलता है प्रेम उसे देखकर थोड़ा डर गया था, लेकिन पिछली रात मास्क पहनने के वजह से रामचरण प्रेम का चेहरा नहीं देख पाया था। खैर रामचरण वहां चुमकी वाले केस के बारे में बात करने आया था जिसके पापा ने बलवीर के खिलाफ FIR दर्ज करवाया क्योंकि चुमकी बलवीर की सेक्रेटरी थी। लेकिन बलवीर DCP रस्तोगी के बारे में कहने लगता है कि वो दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे और साथ हॉस्टल में भी रहते थे और होम मिनिस्टर का बेटा मिथिलेश, वो तीनों एक साथ ही रहते थे और तीनों ने बहुत सारे कांड किए हैं। वो रामचरण से कह देता है कि चुमकी हमारे यहाँ नहीं आई थी, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी वहाँ चुमकी के पिता आ जाते हैं और बलवीर से कहने लगते हैं
कि तूने ही मेरी बेटी को किडनैप किया। चुमकी बलबीर के यहाँ सेक्रेटरी का काम करती थी, लेकिन बलबीर उस आदमी को यहाँ से निकल जाने को बोलता है और सच बता देता है कि चुमकी असली में एक कॉल गर्ल है और उसके पिता एक दलाल हैं और वो क्लाइंट संभालते हैं। बलबीर उस लड़की को 30,000 रुपए महीना देता था। ये सब सुनकर रामचरण हैरान हो गया था और वो उस आदमी से पूछने लगता है कि तू अपनी बेटी से ही धंधा करवाता था। वो चुमकी के पिता को पीटने लगता है और उसे कहता है कि मैं तेरी लड़की को तो ढूंढ लूंगा, लेकिन अगले दिन से अपना चेहरा मत दिखाना। बलबीर रामचरण को डीसीपी से बात करने को बोलता है, जो उसे ऑर्डर देते हैं वहां से चले जाने के लिए, और अपना मुंह लटकाकर रामचरण वहां से चला जाता है। फिर गेट के पास प्रेम आता है और उसे कहने लगता है कि आपका तो चेहरा ही लटक गया। वो लड़की कहाँ है, मिलेगी भी कि नहीं, किसे पता। आपकी कोई बेटी है क्या? रामचरण उसे पूछता है कि तू ये सब जान के क्या करेगा। प्रेम कहता है कि मेरी खुद 6 साल की बेटी है, गांव में बहुत याद आती है, अपनी बेटी का ध्यान रखिएगा। अब वो डीसीपी ऑफिस पहुंचता है और वहां पर मीडिया विवान के किडनैपिंग वाले केस के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। अंदर में सभी लोग विवान वाले केस को लेकर ही काम कर रहे थे, क्योंकि यह हाई प्रोफाइल केस है और सबके लिए यही इंपॉर्टेंट है। अंदर जाकर रामचरण डीसीपी से मिलता है और वो डीसीपी को बताता है कि वो एक सिम ट्रैक करवाना चाहता है जो चुमकी का है। डीसीपी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बलबीर के घर जाकर तमाशा करके मन नहीं भरा क्या? रामचरण कहता है कि आखिरी बार चुमकी वहीं देखने को मिली थी और उसके वहां पर काम करती थी, मगर डीसीपी कहता है कि वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है। रामचरण कहता है कि वो लड़की चाहे कुछ भी काम करती हो, वो लड़की बलबीर के घर से ही किडनैप हुई। डीसीपी उसे पूछता है, फिर तुम्हें क्या लगता है कि बलबीर ने ही किडनैप किया? उस लड़की को वो किडनैप क्यों ही करेगा? ये सब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग अपने ही बच्चों को बेच देते हैं, यही तो काम है उनका। ये सारे मिसिंग बच्चों वाले केसेस को ड्रॉप कर दो, कुछ नहीं होने वाला, तुम खुद फंस जाओगे। विवान वाले केस पर काम करो, पूरे देश की नजर इसी केस पर है। करियर ऐसे ही केसेस पर बनती है, छोटे मोटे केस ऐसे नहीं। रामचरण कहता है कि सेक्टर 36 में कुछ ऐसा ही हुआ है, मैं खुद को शांत नहीं रख पा रहा। डीसीपी कहते हैं बिल्कुल शांत मत बैठो, गुनहगार को पकड़ो, लेकिन बलबीर को ये सब में मत घसीटो, और ये ऑर्डर है। इसके बाद डीसीपी मीडिया से बात करके विवान वाले केस का अपडेट देते हैं कि उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है। रामचरण अपने थाने आ जाता है और वहां पर रिक्शा वाला बैठा हुआ था जो चुमकी को क्लाइंट के पास लेकर जाता था, लेकिन रिक्शा वाले की तरफ से भी कुछ ऐसा ठोस जानकारी नहीं मिला। तो रामचरण पाठक से कहता है कि इसे छोड़ दे, लेकिन तभी पाठक रिक्शा वाले का फोन निकालता है और रामचरण उसमें देखता है कि ना कोई मैसेज था ना कुछ, लेकिन उसमें प्रेम का मिस कॉल आया था और ये बहुत बड़ा सबूत है। इसलिए वो इस बारे में डीसीपी को जाकर बताता है कि यही रिक्शा वाला इस लड़की को सारे क्लाइंट के घर ले जाता था और आखिरी बार इसी ने उसे बलबीर के घर छोड़ा था। बलबीर चुमकी के पिता को हर महीने 30,000 देता था और चुमकी को हर रात का अलग। अब आखिरी रात में जब ये रिक्शा वाला चुमकी को बलबीर के घर छोड़ने के लिए गया और 2-3 घंटे के बाद वापस आया तो दरवाजा बलबीर का नौकर प्रेम खोला था और उसने रिक्शा वाले को फोन दिया और कहा इसे नदी नाले में फेंक देने, और अगर कोई पूछे कि चुमकी कहाँ है तो बता देना कि वो उसे शाहदारा रेलवे स्टेशन के पास उसने छोड़ दिया है। लेकिन रिक्शा वाला लालच में मोबाइल अपने पास ही रख लेता है और सिम भी नहीं फेंकता। रिक्शा वाला इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन प्रेम इसमें जुड़ा हुआ है, उसे बस अरेस्ट करने की देर है, सारा मामला सुलझ जाएगा। डीसीपी सारी बात ध्यान से सुनते हैं और कुमार को बुलाकर कहते हैं कि रामचरण का एक सस्पेंशन लेटर टाइप करो, जिससे रामचरण घबरा जाता है। डीसीपी उसे कहने लगते हैं, मैंने तुमसे कहा था इस केस से बलबीर को अलग रखो, लेकिन तुमने कहा मेरी बात मानी। तुमको क्या लगता है कि तुम किसी को भी 3rd डिग्री टॉर्चर दोगे और वो तुम्हारी बात कन्फेस कर लेगा और ऐसे केस सॉल्व हो जाएगा? डीसीपी और कुछ नहीं सुनना चाहते और गुस्से में वहां से उठकर चले जाते हैं। रामचरण अपना बंदूक और बैज वहीं सबमिट कर देता है और वहां से निकल जाता है। अली के घर पे देखते हैं जहां उसकी माँ टीवी पर न्यूज़ देख रही थी, जिसमें विवान किडनैपिंग केस के बारे में ही न्यूज़ चल रहा था और उसके बेटे को क्या हुआ कोई आता पता नहीं। कहानी जाती है कुछ हफ्तों के बाद। रामचरण अब अपने ड्यूटी से सस्पेंड हो चुका है और वो प्रेम पर नजर रखता है। दिवाली वाली रात बलबीर अपने कमरे में कुछ लड़कियों के साथ मजे करने के बाद प्रेम को कमरे में भेजता है लड़कियों का ख्याल रखने। रामचरण पाठक के साथ बैठकर दारू पी रहा था और पाठक रामचरण से कहने लगता है कि अब खुश हो भी जाओ, कल तो फिर से आपकी ज्वाइनिंग है और रस्तोगी को ट्रांसफर कर दिया गया है। रामचरण कहता है ट्रांसफर नहीं, उसे प्रमोशन मिल गया क्योंकि उसने विवान को ढूंढ जो लिया। लेकिन पाठक रामचरण से कहता है आप भी तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। फिर वो लोग याद करते हैं जब वैदेही किडनैप होने ही वाली थी और पाठक कहने लगता है उस कंपाउंडर को तो अवार्ड मिलना चाहिए जो वहाँ एम्बुलेंस लेकर खड़ा था और उसने हमसे एक पैसे भी नहीं लिए। रामचरण जानता है कि वो कंपाउंडर
वहाँ बच्चा किडनैप करने के लिए ही आया था। इसके बाद वो लोग एम्बुलेंस के ड्राइवर मतलब के छोटे लाल मतलब उस कंपाउंडर को पकड़कर पूछताछ के लिए ले आते हैं। रामचरण उससे उस रात के बारे में पूछता है जब उसने लड़की को किडनैप करने की कोशिश की थी और उसे बता देता है कि वो मेरी ही बेटी थी। वो लोग उसे बहुत पीटते हैं और डर के मारे छोटे लाल प्रेम का नाम ले लेता है। इसके बाद अलवर राजस्थान में हम नए डीसीपी को देखते हैं जिसका नाम है भूपेन, और उसकी पत्नी उसे कह रही होती है कि किसी के भी रास्ते में मत आना वरना हमें बार बार ट्रांसफर मिलते रहता है। अपनी बेटी के बारे में सोचो, उसका एग्जाम है। देखते हैं कि उसकी बेटी जिसका नाम अरुणा है वो अपना 10th का एग्जाम देने वाली थी। खैर भूपेन पुलिस थाने पहुंच जाता है जहां वो रस्तोगी से बात कर रहा था। फिर वहां रामचरण आ गया था। फिर जैसे ही रस्तोगी वहां से निकलता है तो वो पाठक को फोन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाठक और रस्तोगी मिले हुए हैं। बलवीर को रस्तोगी का कॉल आता है जिससे जो उसे ऐसी खबर देता है जिससे वो हैरान हो गया था। अब इसके बाद हम फिर से भूपेन और रामचरण को देखते हैं और भूपेन कहने लगता है कि उसे बहुत बार ट्रांसफर होना पड़ा और वो कभी भी अपनी ड्यूटी करने से पीछे नहीं हटेगा। वो रामचरण से पूछता है कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पक्की है? वो कहता है बिल्कुल। उसके बाद हम छोटे लाल को देखते हैं जिसको रामचरण ने एक खंडहर में बंद करके रखा था, लेकिन तभी वहां पर बलवीर के कुछ लोग आते हैं और छोटे लाल के सिर पर हमला करके उसे वहां से ले जाते हैं। फिर वहां पर डीसीपी भूपेन और रामचरण पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर छोटे लाल नहीं मिलता। रामचरण गुस्से में पाठक को पीटने लगता है क्योंकि उसे ड्यूटी दी गई थी। खैर डीसीपी रामचरण से कहता है कि इस प्रेम को आज के आज ही अरेस्ट करो। फिर देखते हैं कि भूपेन अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि मैं यहाँ परमानेंट ट्रांसफर लेने का सोच रहा हूँ। अब आखिर में प्रेम को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जैसे ही रामचरण और भूपेन वहाँ आते हैं प्रेम रामचरण के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि मैंने गलती से आपकी बेटी को उठा लिया था, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। प्रेम बड़े ही रिलैक्स तरीके से बात कर रहा था जैसे कि उसे कोई शर्म कोई डर है ही नहीं। कहने लगता है कि क्या हम ये पूछताछ कल नहीं कर सकते हैं? मेरा करोड़पति वाला गेम छूट जाएगा। आज एक कंटेस्टेंट 1 करोड़ का सवाल खेलने वाला है। रामचरण उसे कहता है कि फिलहाल हमारे सवालों का जवाब दो। रामचरण उसे पूछता है चुमकी कहाँ है? प्रेम बड़े ही आराम से कहता है कि वो तो मर गई, मैंने अपने हाथों से उसका गला दबा के मारा। रामचरण वो तो एकदम सुन्न पड़ गया था। रामचरण उसे पूछता है क्यों मारा? तो वो कहता है क्योंकि वो मुझे इज्जत नहीं देती थी, सोचती थी कि मैं घर का नौकर हूँ तो जैसे भी बात करेगी चलेगा। वो कहता है कि एक रात जब बलबीर घर पे नहीं था तो उसने चुमकी को कस्टमर दिलवाने के बहाने में घर बुलाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वो बताने लगता है कि उसके और चुमकी के बीच झगड़ा हुआ था और वो उसके मुंह पर पैसे फेंक रही थी, जिससे प्रेम को बहुत गुस्सा आया और रामचरण तो बस शौक में ये सब कुछ सुन रहा था। और प्रेम कबूल कर लेता है कि उसने अपने मामा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो भी उसके साथ जबरदस्ती करता था, और उसने अपने मामा के टुकड़ों को कुत्तों को खिला दिया। भूपेन भी हैरान हो गया था कि कोई इंसान इतना बड़ा जानवर हैवान कैसे हो सकता है, और ये सबसे प्रेम बिल्कुल भी डरा घबराया तो नहीं था। वो तो बेशर्म की तरह अपनी कहानी बताया जा रहा था और कहता है कि वो बचपन से कसाई की दुकान में काम करता था तो बॉडी काटने में कभी उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। उसे प्यास लगने लगती है क्योंकि उसने डिटेल में इतनी कहानी जो बताई। पानी पीने के बाद राम उसे पूछता है कि फिर तुमने उसके बॉडी को काटा और नदी में फेंक दिया? प्रेम कहता नहीं, मैं डिटेल में बताता हूँ। वो बताने लगता है कि वो सभी के डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके और अलग अलग हिस्सों को कंपाउंडर मतलब के छोटे लाल को बेच देता था, लेकिन चुमकी के बॉडी को नहीं, क्योंकि वो तो चुमकी से प्यार करता था तो उसके बॉडी को खाकर वैसे भी कोई फायदा नहीं था। भूपेन हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम बॉडी को खाते भी थे? प्रेम बताता है कि जब उसने अपने मामा को मारा था तब उसने इंसानी मांस को थोड़ा सा टेस्ट किया था जो उसे बहुत पसंद आया और तब से उसे इंसानी मांस खाने की तलब हो गई और 2-3 महीने में एक बार उसे इंसानी मांस चाहिए होता है, इसीलिए वो लोगों को मारता है जिनके लापता पोस्टर्स गली में लगे हुए हैं। रामचरण पूछता है कि उन सारे बच्चों को तुमने मारा? वो कहता है नहीं, सारे नहीं। फिर वो काउंट करता है और ये देखकर रामचरण तो हैरान हो गया था। वो काउंट करने लगता है और रामचरण से पूछता है कि आपको अली तो याद होगा, वो क्यूट सा बच्चा। कहता है कि मैंने 23 से 24 लोगों को मारा है। रामचरण उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसकी बेटी के बारे में पूछता है। प्रेम कहने लगता है कि आप मेरी बेटी को इस समय क्यों ला रहे हैं? मेरी बेटी और इन बच्चों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इन गरीब बच्चों को देखता ही कौन है? ये बच्चे बड़े बनकर क्या ही बनेंगे, कोई इन्हें पूछता भी नहीं। बड़े होकर किसी के घर में झाड़ू पोछा मारेंगे, टीवी देखेंगे, सपने देखेंगे और फिर आखिर में मर जाएंगे। ऐसे बच्चों की तादाद बहुत है।
20-30 कम भी हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा, मैंने तो इन्हें मुक्ति दी है। इसके बाद हम झाझर हरियाणा में देखते हैं जहाँ बलबीर के कुछ लोग इंसान के टुकड़ों को बैग में भर कर रखते हैं और उन्हें जला देते हैं। प्रेम को जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन वो देखता है कि उसका करोड़पति वाला शो शुरू ही होने वाला था और वो काफी गुस्से में आ गया था। रामचरण टीवी पर करोड़पति शो लगा देता है फुल वॉल्यूम में और देखते हैं कि वो कंटेस्टेंट 1 करोड़ का सवाल खेलती है और जीत भी जाती है। खैर, अगले दिन पुलिस प्रेम और चुमकी के परिवार वाले कचरे के ढेर के सामने आते हैं और वहीं पर खुदाई हो रही थी क्योंकि शायद बॉडी वहीं पर गड़ी हुई है। मगर वहां पर भी बेशर्मी की हद पार करके प्रेम खुद खुदाई करता है और चुमकी का कंकाल निकालकर उन्हें दिखा देता है। इसके बाद प्रेम के ही कहने पर नदी नालों में से बच्चों के कंकाल निकाले जाते हैं। इससे पुलिस का काम तो आसान हो गया था, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसा कुछ कर सकता है। अब ये केस बहुत बड़ा बन गया था और इसके खिलाफ प्रदर्शन भी होने लगते हैं और इसकी खबर रस्तोगी को मिलती है और वो अपने दोस्त मिथिलेश को फोन करता है क्योंकि न्यूज में उनके दोस्त बलबीर के बारे में भी कहा जा रहा था, जिसके घर में चुमकी आखिरी बार देखने को मिली थी और उसे पूछता है कि अब करना क्या है। इसके बाद पुलिस बलबीर के घर जाकर प्रेम के कमरे की तलाशी लेती है और आखिर में बलबीर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जितने लोग आंदोलन कर रहे थे वो बलबीर के घर में घुस जाते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। फिर हम मिथिलेश को देखते हैं जो कि होम मिनिस्टर का बेटा है और वो कमिश्नर को फोन करता है और उनसे कहता है कि मुझे तुरंत कुछ लोगों का सस्पेंशन चाहिए और अब से जो भी डिसीजन लेना है उसके बारे में रस्तोगी को बताना होगा। फिर हम देखते हैं कि पुलिस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बता रही होती है कि सब इंस्पेक्टर रामचरण को तुरंत डिसमिस किया जाता है। बलवीर से मिलने के लिए उसका दोस्त रस्तोगी आता है जो कि अब IBI के लिए काम करता है। रामचरण अपने घर पर था अपनी बेटी वैदेही के साथ और न्यूज में रस्तोगी रिपोर्टर से बात करते हुए कहता है कि सेक्टर 36 में जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्रेम दोषी है और बेबुनियाद तरीके से बलवीर पर इल्जाम लगाया जा रहा है। IBI ने भी चार्जशीट फाइल की है और इसकी डिटेल में मीडिया में नहीं बता सकता। उसके बाद रामचरण भूपेन को कॉल करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं प्रेम से मिलना चाहता हूँ। प्रेम जेल में बंद था और उससे रामचरण के सामने लाया जाता है। रामचरण उसे पूछता है कि तुमने अपने बेटे का क्या नाम रखा, तो वो कहता है नीव। खैर, अब इसके बाद वो उसे पूछता है कि तुमने जो ऑर्गन्स बेचे हैं उससे कमाए हुए पैसे तुम कहाँ रखते हो, तुम पैसे गांव भेजते हो तो कैसे भेजते हो। प्रेम कहता है कि एक है सुविधा, मैं किश्तों में भेजवाता हूँ कुरियर से। रामचरण मजाक में कहता है कि हमारा तो मनी ऑर्डर अटक ही जाता है, तुम कहाँ से पैसे भेजवाते हो। वो कहता है छोटे लाल से, वो काम अच्छा करता है, मतलब वही कंपाउंडर। रामचरण उसे बता देता है कि तेरा दोस्त छोटे लाल को हम लोगों ने उठाया था लेकिन फिर से किसी और ने उसे किडनैप कर लिया, मतलब कि तेरा पैसा गांव नहीं पहुंच रहा। ये सुनने के बाद प्रेम घबराने लगता है और वो अपने परिवार के लिए चिंता करने लगता है। कहता है मुझे गाँव जाना होगा। रामचरण उसे कह देता है कि तेरा मालिक बलबीर सारा इल्जाम तेरे ऊपर डाल दिया, वो खुद क्लाइंट लेकर आता था लेकिन उसने तुझे फंसा दिया, वो तो बच निकलेगा, उसके पास पैसा है, तू क्या करेगा। रामचरण उसे पूछता है कि बलबीर तेरे साथ इन्वॉल्व था या नहीं, अभी मौका है बोल दे। रामचरण कहीं जाने वाला था और वो बस स्टैंड में पाठक को बुलाता है जो उसे लैपटॉप वगैरह लाकर देता है और पूछने लगता है कि आखिर आप क्या करने जा रहे हो, मैं भी चलूं साथ में। रामचरण कहता है मैं कल आऊंगा और बताऊंगा। दरअसल रामचरण प्रेम के गांव पहुंच जाता है और वहां उसकी पत्नी ज्योति से मिलता है। उसकी पत्नी उसे एक टेप लाकर देती है जिसे रामचरण चलाकर देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि लड़कियों के साथ बलात्कार असली में बलवीर करता था। ज्योति चाय लेकर आती है, पूछती है क्या सच में मेरे पति ने कुछ किया है। रामचरण कहता है ये तो कोर्ट में पता चलेगा। अब इसके बाद वो वापस दिल्ली जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था लेकिन 1 घंटा हो चुका था, इसलिए वो एक गाड़ी को रोकता है और लिफ्ट मांगता है। अब देखते हैं कि ये तो वही लोग हैं जो बच्चों और लड़कियों के बॉडी को जलाते हैं और वो लोग बलबीर के लिए काम करते हैं। उन लोगों ने ही छोटे लाल को किडनैप किया था लेकिन फिलहाल इस बारे में रामचरण को नहीं पता, तो वो उन लोगों से हंसते हंसते बात कर रहा था। रामचरण उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो 2 घंटे से ऐसे ही भटक रहे हैं। रामचरण कहता है मैं आपकी कुछ मदद करूँ, एड्रेस बताइए। पीछे बैठा एक आदमी रामचरण को एक फोटो देता है लेकिन वो फोटो तो रामचरण का ही था, जिसे देखकर वो डर गया था और वो रामचरण पर लगातार स्क्रू ड्राइवर से वार करते हैं और गला काटकर उसे वहीं मार डालते हैं। करप्ट से ईमानदार बनने के बाद आखिर में यही ना मिलता है। इसके बाद वो लोग उस सीडी को भी तोड़ देते हैं और बाहर फेंक देते हैं। कहानी जाती है 6 महीने के बाद और हम देखते हैं फिर से सभी लोग दशहरा फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे थे और अब पाठक रामचरण के जगह काम करता है, मतलब कि वो अब सब इंस्पेक्टर बन गया है और वो अपने लोगों पर बहुत चिल्लाता है और काफी घमंडी बन गया है। ये सब कुछ बिश्नोई को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि
पहले वो लोग दोस्त हुआ करते थे और वहाँ बोर्ड पर मिसिंग पोस्टर लगा हुआ था रामचरण का। बलबीर की बात की जाए तो वो अब छूट चुका है और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई अब नहीं होगी, क्योंकि सजा तो अब प्रेम काट रहा था, उसे उम्र कैद की सजा हो गई। इसके बाद बिश्नोई न्यूज़पेपर में देखता है रामचरण के गायब होने वाले केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये वही लोग हैं जिन लोगों को हम गाड़ी में देखे थे। खैर, उसके घर के बाहर एक पार्सल आता है जिसमें के एक सीडी था और ये नहीं बताया गया कि ये सीडी किसके तरफ से आया, लेकिन शायद अब बलबीर का सच बिश्नोई को पता चल ही जाएगा। और इसी के साथ सेक्टर 36 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।